नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों से क्लास ऑफ था। ठीक है, अभी हम डेली डेली दो वीडियो तो नहीं, एक वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो आप लोगों को शाम में डेली मिल जाए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जैसे चल रहा था, फिर पिछले कुछ दिनों पहले सुबह और शाम वैसे चलेगा, लेकिन अभी कुछ दिन आप लोगों को हम सिर्फ शाम में देंगे वीडियो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो रेलवे के लिए, एनटीपीसी, रेलवे, एएलपी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी, मतलब रेलवे का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम का, तो इस वीडियो क्लास को देख सकते हैं। चाहे पीछे का क्लास हो, जितना भी हम करवा चुके हैं वो सभी रेलवे का ही क्वेश्चन है, और आगे भी जो चलेगा वो रेलवे का ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। जैसा कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारा एग्जाम में आता भी है। लेकिन ये सब छोड़ के हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। उस संख्या के 111.5% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स वाई मानेंगे तो टाइम जाएगा, लेकिन अभी उस तरीका से भी थोड़ा सा मान के आप लोग को दिखा देते हैं। क्या बोले, किसी संख्या से 106 घटाने पर, जब किसी संख्या से 106 घटाते हैं तो मान लीजिए संख्या जो है वो एक्स है। जब इससे 106 घटाते हैं तो संख्या से जब 106 घटाते हैं तो मूल संख्या के 47% के बराबर प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का जो है 47% के बराबर प्राप्त, कितना प्राप्त होता है? मूल संख्या क्या था हमारा, किसी संख्या में क्या था, एक्स ही था, एक्स में ही 106 घटा है ना। जब 106 घटा दिए तो संख्या जो प्राप्त हुआ मूल संख्या 47% के बराबर है, मतलब मूल संख्या के 47% के बराबर। देखिए यह जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ वो मूल संख्या के 47% के बराबर प्राप्त हुआ। तो इस तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम बर्बाद होगा। इस तरीका में कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ से एक्स का जैसे ही मान निकालिएगा, तो एक्स का जो मान निकालेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस संख्या का जो है 11.5% निकाल देंगे, वही मेरा आंसर होगा। लेकिन हम जो है इस तरीका पे नहीं जाएंगे, तो इसको कर देंगे साइड। तो हम लोग बनाएंगे ट्रिक से। देखिए मूल संख्या के 47% के बराबर होता है, तो मूल संख्या मान लेते हैं कि 100% है। कितना, 100, तो कितना प्राप्त हुआ, 47 प्राप्त हुआ। अच्छा परसेंटेज में कितना घटाए तो 47% आया, तो आप लोग बोलिएगा परसेंटेज में अगर 53 घटा देंगे ना, 53%, तब जाके आ जाएगा 47%। और एक्चुअल में जो 53% नहीं, एक्चुअल में घटाया गया है 106, तो कितना गुना है, 2 गुना है, मतलब एक्चुअल संख्या भी 2 गुना होगा। ठीक है, तो हमसे उस संख्या का पूछा है 11.5%, तो पहले तो वह संख्या कितना होगा, कितना, 1% का मान आ गया 2, तो यहाँ पे 100% है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का जो मान हो जाएगा वो 200, मतलब हाँ 200 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हमें क्वेश्चन बोला इसका जो निकालना है 11.5% है। कितना, 11.5%। इसका जैसे ही 11.5% निकालेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 11 दूना 22, 23 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 23 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर यही आएगा, आप लोग निकाले भी होंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने का जरूरी नहीं था। जैसे बोला है क्वेश्चन में कि 11.5% क्या उसका मान जानना है, कितना, 11.5% का, तो ये 100% का 11.5% 11.5 ही होगा। लेकिन हमें ज्ञात करना था 200 का, क्योंकि संख्या तो 200 बन गया है, तो 200 का क्या हो जाएगा, इसका दुगना डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक कर देते, कितना, 23, तो वो हमारा आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ध्यान रहे कि ये भी तरीका है, मतलब दोनों सेम ही तरीका है, बस यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को लेके चले और यहाँ पे एक्स मान लिए। इससे भी आप लोग आंसर निकालिएगा तो आप लोग का आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, 100x माइनस इतना, फिर उस प्रकार से इधर आके हो जाएगा 53 बचेगा, फिर कटेगा 200 बार में कट जाएगा, तो वही आंसर होगा। आप लोग एक्स मान के भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तत्काल हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसमें जितना स्टार लगा सकते हैं वो कम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छा स्टार लगा सकते हैं इसमें, जितना भी हो उतना स्टार। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तरीका बहुत अलग अलग, कभी पेट्रोल पे क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, अलग अलग तरीका पे ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये स्टार तो हम लगा दिए हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं। स्टार देखिए आप लोग के सामने लग चुका है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, दाम में क्या हुआ कि 25% का गिरावट आ गया, मतलब पहले मूल्य जो भी था उससे उसमें 25% का
गिरावट आ गया। तो पहले अगर 100 था तो 25% का गिरावट आ गया, तो अब उसका दाम कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोल सकते हैं 75%। कैसे इस चीज़ को अगर देखें तो पहले 100 था, 25 का गिरावट आ गया, तो 75% मतलब उस चीज़ का दाम हो गया होगा। तो 75% का मतलब 75 ही होता है यहाँ पे, 100 अगर माने हैं तो। ठीक है, इसको आप लोग चाहे तो रेशियो पे भी लिख सकते हैं कि ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू पे भी। लेकिन 100 भी माने तो कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, क्वेश्चन मतलब जो मान छोटा ही है। ठीक है, तो आगे पूछा है, तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे? मतलब पहले अगर मानिए कोई आदमी कितना खरीदता था, 100 रुपये किलो, ठीक है, अब उसका दाम 75 रुपये किलो हो गया। अब तो उसका दाम कम हो जाएगा, मतलब आदमी कम खर्चा करेगा। पहले 100 मानिए 1 किलो अगर चीनी खरीदता था 100 में, तो अब वही चीनी को खरीदेगा 75 रुपया में। अभी जो है उसी चीनी को खरीदेगा 75 रुपया में, इसी को आप कितना में खरीदेगा? 75 में खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देखना चाहते हैं, क्वेश्चन बोला है कि नहीं 100 रुपया ही खर्चा करता है वो अभी भी, मतलब चाहता है कि वो 2100 रुपया खर्चा करे, तब कितना अधिक चीनी खरीदेंगे? अधिक तो खरीदेंगे दिख रहा है, क्योंकि दाम क्या है, अभी दाम घट गया है, उस चीनी का दाम यहाँ पे अभी घट गया है, तो खरीदेंगे तो ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खपत का बात करें, खपत बजट पूर्वत रहेगा ना, बजट कांस्टेंट है। बजट मतलब बजट क्या है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन मतलब जो भी कीमत उसका है वो कांस्टेंट है, मतलब उस घर का मतलब उस घर में जितना भी खर्चा हो रहा था, बोलते हैं खर्च क्या है? कांस्टेंट है। बजट मतलब खर्च कांस्टेंट है। जब खर्च कांस्टेंट है तो वो ये जो हम उपभोग का बात करेगा, जब भी उपभोग का, तो आप लोग डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। ये 75 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 100 हमारा वहाँ पे चल जाएगा, 100 हमारा वहाँ पे। यह काट के भी लिख सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। मतलब पहले अगर 100 में 75 खरीदता था, तो अब 75 में 100 खरीदेगा था, तब देखिए दाम अभी भी 7500 आ जाएगा। अब अभी भी 7500 और उस समय भी 7500, दाम हमारा सेम रहा। ठीक है, दाम ही तो सेम करना था। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? देखिए पहले 75 खरीदता था, ये क्या था? उपभोग था। उपभोग में ही बोला था ना वृद्धि कितना करना है, तो उपभोग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपभोग। तो उपभोग यहाँ पे लिख दिए हैं। उपभोग में कितना का वृद्धि किया? देखिए तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं उपभोग में 25 का वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि? 25 का वृद्धि। अब वृद्धि किस पे होता है? इस पे हो रहा है वृद्धि। पहले तो 75 था, तो 75 पे 25 का वृद्धि। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। जैसे ही इसको काटेंगे तो 25 दिया हो जाएगा 75। तो ये जो हमारा मान आ गया वो आ गया 100/3%। 100/3% को ही बोलते हैं हम 33 सही 1/3%। मतलब कितना का उसको मतलब खपत में वृद्धि करना पड़ेगा? 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको आप लोग एक बार और चाहे तो रिपीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही हम बता चुके हैं, अभी हम रेगुलर सुबह शाम आप लोगों के साथ क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो शाम सिर्फ अभी शाम में चलेगा कुछ दिन। ठीक है, अभी कुछ दिनों से तो पूरा बंद था, सुबह और शाम दोनों टाइम बंद था, लेकिन अब जो है कुछ दिन फिलहाल सिर्फ शाम में हम देने वाले हैं। और उसमें भी कुछ एब्सेंट हो सकता है क्योंकि हेल्थ का इशू थोड़ा सा है, इसमें आप लोग समझ ही सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू बहुत ही जल्द करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। देखिए ऑप्शन से तो चल ही सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से तो चलना नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है बहुत आसान ही है, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? ए बी सी का अनुपात पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है। तो बोला है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। अब देखिए 15% अधिक है, हम ऐसा अगर मानते हैं बी की आय से 15% अधिक, अगर बी की आय 100 तो ए की आय कितना? 15% अधिक 115, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से मानेंगे तो फिर काटने उठने में टाइम लगेगा, तो अभी हम लोग और आसान इसको करते हैं। क्या? तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानेंगे। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 3/20। कितना होता है? 3/20। ये होता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोला है? बी की आय जो है, बी की आय से, ठीक है, तो हाँ, तो हम काफी बी की आय से 15% अधिक है, इसका मतलब नीचे में जो है ना उसको हम मानेंगे, जैसे बी की आय से 15% अधिक है ना, तो बी की आय से अधिक है, तो नीचे वाला हम बी को मान लेंगे। तो बी को मान लेंगे अगर 20, यहाँ पे हम कलर को कर लेते हैं दूसरा, बी को अगर मान लेते हैं 20, तो 20 का 15% अधिक मतलब 3 अधिक, मतलब ये जो है वो 3 अधिक है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे हमें बोला है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है, फिर से आ गया 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ फिर से लेंगे, 1/5 होता है। ये कहाँ से आता है फ्रैक्शन वैल्यू? तो कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, जैसे 20% का मतलब नीचे में 100, जैसे इसको कट कीजिएगा ना आप लोग तो आ जाएगा 1/5। इसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, उतना काटते नहीं, टाइम सेव करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करना पड़ता है।
आप लोग को हम बता ही चुके हैं परसेंटेज में, तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। क्या बोले, सी की आय से 20% कम है, मतलब सी की आय से, मतलब सी को हम 5 मान लेंगे, तो सी की आय 5 मान लिए, इससे 20% कम, मतलब इसका 20% 1 होता है, तो 5 का 20% 1 हुआ, तो 1 कम, इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से बोला है। अब देखिए बैलेंस यहाँ पे रेशियो नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे देखिए बी का मान यहाँ पे क्या है, 20 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 20 कर देते हैं, तो 5 से गुना करेंगे तो 20 बन जाएगा। जब यहाँ किए तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, देखिए तो बन गया क्या। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो ए का मान 23 हो गया, और बी का तो दोनों जगह सेम ही है, तो बी का 20 हो गया और सी का जो है 25 हो गया। तीनों के बीच का जो अनुपात है वो हमारा निकल के तैयार है। तीनों का अनुपात जो हमारा है निकल के तैयार है, ए और बी और सी का अनुपात, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को टिक करेंगे। तो 23:20:25, 23:20:25 अगर देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन में ही है 23:20:25, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़के की आयु एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान है। देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बनाए दूसरे तरीका से, एक लड़का है और उसका पिता है, लड़का मतलब बॉय है, उसका फादर का मतलब फादर है, एफ से पिता मतलब फादर। ठीक है, बोला क्या है, उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। अगर पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, अगर पिता है x वर्ष, तो ये 24 वर्ष कम है, मतलब x माइनस 24 है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। और 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे, लड़कवा हो जाएगा x माइनस 22, तब जो 2 जोड़ेंगे तब। और अगर पिताजी जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2, 2 साल बढ़ जाएगा दोनों का। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, पिता की आयु का आधा हो गया होगा, तो ये जो लड़का का आयु हो गया होगा पिता का आधा हो गया होगा, मतलब पिता में 2 से भाग करेंगे तभी तो आ जाएगा, आधा बन गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्वेश्चन बोला पिता की आयु, पिता ही x है ना, तो x का मान निकालेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। कोना कोनी गुना जैसे ही करेंगे तो जाएगा 2x माइनस 22 दूना 44 बराबर इधर हमारा हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इधर आके x को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो घट के हमारा x हो जाएगा 44 इधर जाके 46 बन जाएगा, 44 है कि 2 यहाँ भी है, तो 44 2 46 हो जाएगा, मतलब x का जो मान आ जाएगा 46। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि उसके पिता की आयु, उसके पिता की जो आयु हो जाएगी वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 46 वर्ष, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 15 और 25 के 15 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एलसीएम और देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या क्या कर दिया, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल क्या होता है, तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे क्या, तो नहीं, एलसीएम और एचसीएफ को जैसे ही गुना करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला ही होता है क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसीलिए आप लोग डायरेक्टली यही याद रख सकते हैं इस चीज में कि पहली संख्या मतलब दोनों संख्या को गुना करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आता है। हमें क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही बोला है। गुणनफल मतलब दोनों संख्या को डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, वही आंसर होगा। एक संख्या 15 है, दूसरा संख्या 25 है, इसी दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 25 25 125 के 5 बाकी 12, 15 12 37, तो 375 आ जाएगा। कितना आ गया, 375, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड का क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप लोग रेलवे एनटीपीसी, रेलवे सीबीटी 2, एलपी सीबीटी 2 का, आरपी ग्रुप डी का, ये सभी का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े, या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम का कर रहे हैं तैयारी, इससे बाहर पेपर नहीं रहने वाला होता है। तो जो भी पेपर रहता है इसके अंदर ही रहेगा, जो भी आप लोग हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कुछ ही दिनों से। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल।
तो सिंपल सा लगा देंगे, दूरी डिस्टेंस बटा चाल का स्पीड लिख देते हैं, डी बटा एस, इस प्रकार से लगा आंसर आ जाएगा। लेकिन दूरी क्या रखेंगे, जब भी बोलेगा कि प्लेटफॉर्म को पार करने में या फिर पुल को पार करने में, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म बोला है तो प्लेटफॉर्म तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ ट्रेन का लंबाई भी लेंगे, तो ये हो जाएगा कुल दूरी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो ट्रेन जो पार करेगा प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद का भी दूरी पार करेगा। जैसे अगर समझे तो ये प्लेटफॉर्म है और ये मानिए एक ट्रेन है, ट्रेन पार कर रहा है प्लेटफॉर्म कब बोलेंगे कि ट्रेन पूरा पार कर गया, यहाँ से मानिए इंटर किया, जब यहाँ पूरा निकल जाएगा तब बोलेंगे। इसका मतलब है कि ट्रेन की प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन का भी लंबाई लेंगे, तब पता चलेगा, समय का हमें निकालना पड़ेगा। हाँ तब बोलेंगे कि पूरा जो है ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर गया है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 450 मीटर यहाँ लंबी रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5 1 600 आ जाएगा, 600 मीटर हो गया। और स्पीड जो दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये हमारा क्या चीज़ में है, मीटर में, तो इसको भी बना देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर बटा सेकंड बन जाएगा। जैसे ही करेंगे तो 8 5 400, मतलब 8 5 40 400 बटा 18, तो 18 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको काटे क्यों नहीं, क्योंकि फालतू यहाँ पे 400 पूरी रहता तो कर दिए। सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे, 2 0 से 2 0 गया, अब काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से ये 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 9 तिया 27, मतलब 27 सेकंड का समय लगेगा। प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगेगा कुल, ट्रेन को 27 सेकंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी प्रकार का है, तो आप लोगों को इसका जो आंसर है होमवर्क में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग मैच कर सकते हैं, कुछ ही चेंज होगा। इसमें समय दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो बस यहाँ पे क्या है कि ये दोनों को जोड़े हैं ना, यहाँ इसमें एक ही दिया है, दूसरा हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन में अगर हिंट लेते हैं, इस क्वेश्चन इसमें से, तो आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसके आंसर को हम अगला वीडियो में भी दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहतर, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अगर पीछे का क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो ये क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे ढंग से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 15 दिनों में पूरा करने का काम लेती है। कितना काम लेता है कि 42 को कर्मचारी जो मिलेगा वो 25 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, काम मतलब सफाई कर देगा। आगे 10 दिन के बाद 12 कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। अब 10 दिन के बाद, जितना देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे उतना करते जाएंगे। 10 दिन के बाद जो है 12 को कर्मचारी छोड़ के गया, 10 दिन के बाद 12 को गया ना, मतलब 10 दिन तक तो किया होगा 42वां आदमी, ये मेन का हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये आदमी का है। तो 10 दिन तक तो 42वां आदमी किया होगा। तो अब पहले अब मतलब काम कितना बचा होगा, तो देखिए अगर 10 दिन तक कर लिया है 42वां आदमी, तो काम जो बचेगा अब हमारा 42 आदमी का ही काम बचेगा। कितना दिन का बचेगा, ये 10 दिन तक कर चुका है तो 15 दिन का काम बचेगा, शेष काम तो इतना ही बचेगा, क्योंकि 42 देखिए कुल काम इतना था, 42 गुना 25, इसमें से 10 दिन काम हो गया है, तो बचेगा कितना काम, 15 दिन का काम 42 आदमी का है। ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से शेष काम आ गया। अब क्या हुआ, शेष काम तो इतना बचेगा ही बचेगा, लेकिन इसमें कुछ आदमी काम छोड़ के चला गया। कितना, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12 को आदमी काम छोड़ के चला गया, और 10 दिन में आप समाप्त कर, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। अब देखिए कितना, अब इस काम को हमको 10 दिन में करना है, कुल काम कितना है, कुल काम तो इतना ही है ना, शेष काम, तो शेष काम इतना ही है। बोला है कि 42 को में से 12 को कर्मचारी चला गया है 12 को जब कर्मचारी चला गया है तो बचा कितना कर्मचारी है, 30 ही कर्मचारी बचा है। लेकिन बोला कितना कर्मचारी इसमें और मिला दे, जिसके कारण यह 10 दिन में ही समाप्त हो जाए काम, 10 दिनों में समाप्त किया जाता है। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है अब 10 दिन में ही समाप्त किया जाता है इस काम को, 10 दिन में 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 तिया 63, कितना हो जाएगा 63 बराबर आ जाएगा 30 प्लस एक्स ही होगा। और यहाँ से जैसे ही हम एक्स का मान निकालते हैं तो इधर आके घट जाएगा तो 33 आ जाएगा, कितना आएगा 33 आ जाएगा। तो हम क्या माने थे एक्स कि कितना नया आदमी आया, वो जो 12 गो आदमी गया लेकिन उसके जगह पे 33 गो आदमी हमें लाना पड़ेगा, जिसके कारण कि यह जो काम है कंप्लीट हो जाएगा कितना दिनों में, यह काम जो है 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में ही है। तो ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे
आप लोग एक्स वाई मत मानिए और ना ही क्वेश्चन को उतना लंबा ढंग से सॉल्व करना। डायरेक्ट सोचना है कि कुल काम तो 42 आदमी का 25 दिन का था, तो 10 दिन के मतलब क्या बोला है कि हाँ 10 दिन के बाद चला गया, तो 15 दिन का तो काम बचले है ना, किसका 42 आदमी का ही काम बचा है, तो शेष काम तो हम इसी को लिखेंगे। तो इसमें हम इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं। आप लोग 3-4 बार इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे हम क्या है ऐसा किए हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को 2-3 बार आप लोग को हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि इसकी जो आयत की जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी है। चौड़ाई की दुगुनी मतलब चौड़ाई अगर एक अनुपात में है तो इसकी दुगुनी ये 2 अनुपात में है। ठीक है, और आगे बोला है और आयत का परिमाप कितना है, आयत का जो परिमाप है वो 48 है। परिमाप क्या होता है, परिमाप है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। मतलब अगर हम समझने के लिए एक्स मान है, आप लोगों को समझाने के लिए एक्स मान यहाँ पे जरूरी नहीं है। अनुपात में हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात में ही निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 2 इंटू तो 3 दूना 6 हो जाएगा परिमाप। और एक्चुअल में जो परिमाप 6 नहीं 48 दिया हुआ है, तो एक्चुअल में कितना गुना है, तो आप लोग बोलिएगा 8 गुना दिया है। तो लंबाई भी एक्चुअल में 8 गुना हो जाएगा, 8 दूना 16, और चौड़ाई भी 8 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो क्षेत्रफल आता है। लंबाई को जैसे ही चौड़ाई से गुना करते हैं तो एलबी ही होता है ना क्षेत्रफल। तो 16 गुना 8 करेंगे, तो 16 8 कितना होता है, 16 8 128, 128 जो होता है हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 9 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर कर लेते हैं, और होमवर्क के तौर पर जो क्वेश्चन मिला है आप लोगों को उसका आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी मतलब 200 से कम, 10 सबसे बड़ी अगर बोले सिर्फ 200 से कम नहीं बोला, वो तो अनंत मानिए, किसी कोई भी मान हो सकता है, ऐसा कि हमको पता थोड़ी है अनंत होगा। ठीक है, लेकिन बोला है कि 100 से कम होना चाहिए। हम 199 बोले कि 197 बोले कि 193 बोले कि 191 बोले, ये सब में चारों में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का निकालने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं। पहले एक चीज समझिए कि 1 से 100 तक में टोटल क्या को अभाज्य संख्या, अगर कोई पूछ दे कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, तो वो आप लोग टिक कर सकते हैं, वो 25 है। कितना है, 25 है। अगर पूछे कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो वो 15 गो है। कितना है, 15 गो है। ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 पॉइंट तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि 1 से 50 100 तक में 50 तक में, इसको तो हम टिक कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ से यही चीज़ एक चीज़ और देखें, हमें पूछा है 200 से कम, और 200 से कम सबसे बड़ा, तो चारों अभाज्य संख्या है क्या, आप लोग देखिए 191 में भी किसी से भाग नहीं लगता है, 93 और 97 और 99 किसी से भाग नहीं लगता है, ये सभी में। लेकिन ये सभी तो आंसर करना नहीं, हम सबसे बड़ा करना है, कि चारों में सबसे बड़ा ये है। चारों में सबसे बड़ा में नहीं खोजना था, खोजना था कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, लेकिन हम देखिए कि चारों का चारों अभाज्य संख्या है। उसी तरीका से हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या मतलब 200 से छोटा होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा हो, 200 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा हो। ठीक है, 200 तक में, तो वो हमारा क्या है, 200 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेलवे का डेली हम लोग जो है रेलवे मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। पहले जो है डेली सुबह और शाम चलता था, कुछ दिनों से जो है वीडियो बंद भी था, और फिर से फिलहाल जो हम शुरू भी किए वो शाम में स्टार्ट किए हैं। जो भी नया विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को जोड़ें। थैंक यू।